हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। फ्रेंड्स, आईआरईएल एग्जामिनेशन 2022 का जो सीबीटी बोर्ड में आपका एग्जामिनेशन होगा, पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल, उसी पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए कौन सा बुक्स आपको पढ़ना है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है एंड क्वेश्चन पैटर्न आपका क्या रहेगा, उसके ऊपर मेरा एक डिटेल वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल में। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड देखिए, इसी एग्जामिनेशन को लिए मैंने जो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है, ठीक है, उसका ये पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन पूरा रिलेटेड क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। एंड इसका पीडीएफ कॉपी अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, द पार्ट्स ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन व्हिच आर सिमेट्रिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन आर मेड बाय। तो देखिए, सिमेट्रिकल सेक्शन क्या है वो पहले आपको समझना है, ठीक है। देखिए, सिमेट्रिकल, मान लीजिए ऐसा शेप का कोई जॉब है, कुछ ऐसा शेप का कोई जॉब है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसा शेप का कोई जॉब है, ठीक है। तो देखिए, इसका अगर मिड पॉइंट से मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए जॉब इसको ओवरलैप करना है, जिसको फोल्ड करना है, ठीक है, तो इसका राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसा कोई सेक्शन है जिसका अगर फोल्डिंग करने के टाइम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल जॉब, ठीक है। तो ऐसा कोई सिमेट्रिकल जॉब है, ठीक है, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपको मैन्युफैक्चर करना है, तो आप कौन प्रोसेस का सहारा लेंगे, वो है हॉट स्पिनिंग। हॉट स्पिनिंग प्रोसेस से इस जॉब को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, फॉर ऑब्टेनिंग ए काप जिसका डायमीटर है 25 mm एंड जिसका हाइट है 15 mm, ऐसा कोई काप आपका अगर मैन्युफैक्चर करना है तो जिस ब्लैंक से आप ये जो जॉब है मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है, उस ब्लैंक का डायमीटर, उस ब्लैंक का अप्रोक्सीमेट डायमीटर क्या होगा, साइज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, इसको करने के लिए एक फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, वो क्या है, डी इज इक्वल टू रूट ओवर 4d² प्लस डी इज इक्वल टू d² + 4dh, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है जिसमें डी है जो ब्लैंक है, जो इस राउंड ब्लैंक का साइज और डायमीटर है, एंड ए जो स्मॉल डी है वो क्या है, जिस डायमीटर का मेरा काप मैन्युफैक्चर करना है उसका डायमीटर, एंड एच इसका हाइट है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से मेरा, देखिए, मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इधर में डी का वैल्यू आ जाएगा 25 उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू 25 इंटू एच का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आपके सामने आ जाएगा वो होगा 46 mm, ठीक है। तो जो ब्लैंक होगा, राउंड ब्लैंक होगा, उसका डायमीटर क्या होगा, उसका डायमीटर होगा 46 mm, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फॉर्मूला को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, द मेटल एक्सट्रूशन प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। तो मेटल एक्सट्रूशन प्रोसेस हम कौन सा जॉब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कौन सा शेप का जॉब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, वो यूनिफॉर्म सॉलिड सेक्शन एंड यूनिफॉर्म हॉलो सेक्शन, ठीक है। अगर कोई फॉरवर्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर उस यूनिफॉर्म सॉलिड सेक्शन प्रोड्यूस होता है, एंड बैकवर्ड एक्सट्रूशन करने का टाइम हॉलो सेक्शन वाला जो जॉब है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, द इंक्रीज इन हार्डनेस ड्यू टू कोल्ड वर्किंग। तो देखिए, कोल्ड वर्किंग होता क्या है, अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे में और रूम टेम्परेचर में हम जॉब को वर्किंग कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड वर्किंग, ठीक है। एंड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर जाकर अगर हमको जॉब को प्रोसेसिंग करना है, वर्किंग करना है, तो उसको हम बोलते हैं हॉट वर्किंग। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को आपको याद रखना है, ठीक है। एंड देखिए, ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता क्या है, जिस टेम्परेचर में जाने के बाद मेटल के अंदर जो क्रिस्टल है, जो ग्रेन है, और न्यू शेप फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो कोल्ड वर्किंग करने के टाइम मेटल के अंदर जो हार्डनेस डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क हार्डनिंग, ठीक है। ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, कोल्ड वर्किंग के ऊपर एक अलग अलग क्वेश्चन, कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटेरियल इंक्रीज। तो कोल्ड वर्किंग करने के टाइम मेटल में टेंसियल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होता है, यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, हार्डनेस इंक्रीज होता है, ठीक है।
एंड तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। एंड देखिए फ्रेंड, इसके साथ ये जो हार्डनेस वाला जो बात आया, ठीक है, कौन सा हार्डनेस इंक्रीज होता है मेटल के ऊपर कोल्ड वर्किंग करने के टाइम, वो है वार्क हार्डनिंग, ठीक है। इसको आपको रिलेटेड क्वेश्चन मान के नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा है द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ स्टील। तो स्टील का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो क्या है, स्टील का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जामिनेशन में आ भी चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है द डक्टाइल मटेरियल ड्यूरिंग मशीनिंग। तो डक्टाइल मटेरियल मशीनिंग करने के टाइम कौन सा चिप्स प्रोड्यूस होता है। तो देखिए डक्टाइल मटेरियल को मशीनिंग करने टाइम कॉन्टिन्यूस चिप्स तो प्रोड्यूस होता ही है, उसके साथ एक और चिप्स प्रोड्यूस होता है, वो है कॉन्टिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज, ठीक है। एंड अगर ये बिल्ट अप एज फॉर्मेशन हो रहा है तो अगर हम आरपीएम को इंक्रीज कर सकते हैं तो बिल्ट अप एज जो है वो फॉर्मेशन होना रिड्यूस करेगा एंड फाइनली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल को मशीनिंग करने के टाइम दो टाइप चिप्स प्रोड्यूस होता है, कॉन्टिन्यूअस चिप्स एंड कॉन्टिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज। तो इधर में जो ऑप्शन है वो आइदर ए और सी, ठीक है, ये ऑप्शन आपको आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कॉन्टिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग। तो पहले ही बता चुका हूं आपको, कॉन्टिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज कौन सा मटेरियल को मशीनिंग करने के टाइम प्रोड्यूस होता है, डक्टाइल मटेरियल को मशीनिंग करने के टाइम प्रोड्यूस होता है। एंड ब्रिटल मटेरियल को मशीनिंग करने समय कौन सा चिप्स प्रोड्यूस होता है, ब्रिटल मटेरियल को मशीनिंग करने के टाइम डिसकंटिन्यूअस चिप्स प्रोड्यूस होता है। एंड एग्जांपल क्या है ब्रिटल मटेरियल का, वो है कास्ट आयरन, ठीक है, ब्रश, ये जो है ये ब्रिटल मटेरियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड देखिए ये जो ब्रिटल मटेरियल है इसको प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर, इसको हम जब प्रोसेसिंग करेंगे, जब मशीनिंग करेंगे उसके टाइम डिसकंटिन्यूअस चिप्स एंड ऑप्शन दूसरा भी दिख सकता है आपको सेगमेंटल चिप्स, वो भी हो सकता है आपका आंसर, ठीक है। तो वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है द ऑब्लिक कटिंग सिस्टम मैक्सिमम चिप थिकनेस इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम द मैक्सिमम चिप थिकनेस, ठीक है। तो ऑब्लिक कटिंग के टाइम मैक्सिमम चिप थिकनेस जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, मे नॉट ऑकर्स एट द मिडिल। तो मिडिल में ऑब्लिक कटिंग करने के टाइम जो थिकनेस है चिप्स का वो मिडिल में नहीं होता है। एंड ऑब्लिक कटिंग का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो क्या है देख लीजिए। ऑब्लिक कटिंग को 3 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम भी हम बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसका जो ड्राइंग होगा, ठीक है, ये देखिए एक ऑब्लिक कटिंग का एक पिक्चर है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल कटिंग है। एंड इसके साथ ऑर्थोगोनल जो कटिंग है, ठीक है, और उसको भी पिक्चर हमको दिखाना है आपको, देखिए देख लीजिए। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड देखिए ये जो ऑर्थोगोनल कटिंग है इसको 2 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम को बोलते हैं 3 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम एंड ऑब्लिक कटिंग, ऑर्थोगोनल को बोलते हैं 2 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम एंड ऑब्लिक को बोलते हैं 3 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम। एंड उसका जो आपका जो फिगर है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कॉन्टिन्यूअस कास्ट आयरन मशीनिंग प्रोड्यूसेस। तो कास्ट आयरन मशीनिंग करने के टाइम आपको बोल दिया है क्या चिप्स प्रोड्यूस होता है, डिसकंटिन्यूअस चिप्स और सेगमेंटल चिप्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है इफ द काटिंग स्पीड इंक्रीज देन द बिल्ट अप एज। देखिए काटिंग स्पीड अगर इंक्रीज होता है तो बिल्ट अप एज फॉर्मेशन होना डिक्रीज करता है एंड फाइनली नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बिकम स्मॉलर एंड फाइनली डज नॉट फॉर्म एट ऑल। तो अगर आपका बिल्ट अप एज फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम अगर आप काटिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं तो बिल्ट अप एज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डिक्रीज होगा, प्रोड्यूस होना एंड फाइनली नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है द मेटल कटिंग यूज लो फीड्स एंड हाई कटिंग स्पीड, ठीक है। अगर मेटल कटिंग के टाइम हम क्या कर रहे हैं, लो फीड दे रहा है एंड कटिंग स्पीड इंक्रीज कर रहा है, तो मेरा जो मकसद है वो क्या है, मेरा सरफेस फिनिश करना है, ठीक है। मेरा जो फिनिशिंग ऑपरेशन चलने के टाइम हम क्या करते हैं, लो फीड देते हैं एंड कटिंग स्पीड इंक्रीज करते हैं। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश करने के टाइम हम लो फीड देते हैं एंड स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। एंड इसका जो रिवर्स ऑपरेशन जो है, अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा मेटल को रिमूव करना है, ठीक है, उसी टाइम क्या करते हैं, फीड आपको ज़्यादा देना है एंड कटिंग स्पीड डिक्रीज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रफ टर्निंग के टाइम, ठीक है।
एक नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल व्हिच एनेबल इट टू रिटेन डिफॉर्मेशन परमानेंटली इज कॉल्ड। तो देखिए अगर कोई मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई करने के लोड हम अप्लाई कर रहे हैं एंड लोड रिमूव करने के बाद मटेरियल का जो डिफॉर्मेशन हो रहा था लोड देने के टाइम में, वो डिफॉर्मेशन ये जो है एब्जॉर्ब कर लेता है परमानेंटली, तो उसका हम क्या बोलते हैं, उसका हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी मटेरियल के एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या है, मटेरियल का ऊपर हम लोड दे रहा है तो लोड देने के टाइम मटेरियल का जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो डिफॉर्मेशन परमानेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल के ऊपर एम्बोसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मटेरियल के ऊपर कोई शेप देना है, ठीक है, कोई एम्बोसिंग करना है, ठीक है, स्टैंपिंग करना है, कॉइनिंग करना है, कॉइन के ऊपर कोई इमेज देना है, तो हम क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए मटेरियल का प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होना चाहिए तब। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल फॉर मटेरियल यूज्ड इन टूल एंड मशीनिंग। तो देखिए इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल के ऊपर अगर लोड दे रहा है, हम लोड तो देने के टाइम मटेरियल का जो डिफॉर्मेशन होता है, लोड रिमूव करने के बाद डिफॉर्मेशन रिमूव हो जाता है, वो जो पहले जो स्टेट था उसी पर आ जाता है। तो ठीक है, तो अगर हम कटिंग टूल से मशीनिंग करने के टाइम कटिंग टूल के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट होता है, उसी के कारण उसका डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर वो डिफॉर्मेशन परमानेंटली हो जाता है तो कटिंग टूल जो है वो क्या है, वो स्क्रैप हो जाएगा। तो ऐसा प्रॉपर्टी हमको नहीं चाहिए। कटिंग टूल का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो क्या है, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी। एंड इलास्टिसिटी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल के लोड रिमूव करने के बाद मटेरियल उसका जो पहले शेप था उसी में आ जाता है। ठीक है, एंड इसके साथ आपको नोट डाउन कर लेना है माइल्ड स्टील मटेरियल जो है वो मोस्ट इलास्टिक है, एंड माइल्ड स्टील जो स्पेसिफिन है वो मोर इलास्टिक देन रबर। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है आपको। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी। देखिए मैंने पहले आपको रिलेटेड क्वेश्चन बोल के बता दिया हूँ। माइल्ड स्टील इसका एग्जांपल हो जाएगा माइल्ड स्टील। एंड माइल्ड स्टील में कितना परसेंटेज कार्बन प्रेजेंट रहता है, 0.15 से लेकर 0.30%। ठीक है, एंड माइल्ड स्टील का जो दूसरा नाम है वो है लो कार्बन स्टील। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है लो कार्बन स्टील, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट ब्रेक विथ लिटिल परमानेंट डिस्टोर्शन। अगर मटेरियल के ऊपर हम लोड दे रहा है तो लोड देने के टाइम इसका जो एब्जॉर्ब कैपेसिटी है वो एब्जॉर्ब करता है लेकिन उससे ज़्यादा हो जाने के टाइम में वो क्या होता है, उसका कोई डिफॉर्मेशन और डिस्टोर्शन नहीं होता है, फाइनली ब्रेक कर जाता है मटेरियल, परमानेंटली ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का हम क्या बोलते हैं, उसका प्रॉपर्टी का हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है, तो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी के लिए मेटल क्या करता है, उसका जो एब्जॉर्ब कैपेसिटी है उससे ज़्यादा होने के टाइम वो क्या होता है, कोई डिस्टोर्शन नहीं होता है, एंड जो डिस्टोर्शन होता है परमानेंटली डिस्टोर्शन होता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो उसका हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। जैसे कि कास्ट आयरन एक ब्रिटिल मटेरियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड ब्रिटलनेस का जो अपोजिट कैरेक्टर है वो है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी जो है वो ब्रिटलनेस का ऑपोजिट कैरेक्टर है, ये नोट डाउन कर लेना है आपको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है द आयरन ओर इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ। तो आयरन ओर को हम किस किस फॉर्म से नेचर से मिल सकते हैं, हमको ऑक्साइड फॉर्म से, ठीक है, कार्बोनेट फॉर्म से, सल्फाइड फॉर्म में भी मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है द आयरन ओर मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। तो पिग आयरन को प्रोड्यूस करने के टाइम, ठीक है, जो आयरन ओर हमको चाहिए वो है हेमाटाइट। यानी हेमाटाइट में कार्बन परसेंटेज कितना प्रेजेंट रहते हैं, आयरन परसेंटेज कितना प्रेजेंट रहते हैं, 70%। मैग्नेटाइट में आयरन परसेंट प्रेजेंट रहते हैं 72%। लिमोनाइट में आयरन परसेंटेज प्रेजेंट रहते हैं 60 to 65%। एंड सीडराइट में फाइनली जो आयरन परसेंटेज प्रेजेंट रहते हैं वो 48%। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है द मैक्सिमम इंटरनल डायमीटर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस से हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ब्लास्ट फर्नेस से हमको मिलता है पिग आयरन। ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहते हैं 3 to 5%। ठीक है, एंड ये जो ब्लास्ट फर्नेस है उसका मैक्सिमम इंटरनल डायमीटर जो होता है 10 मीटर, एंड इसका जो हाइट होता है, ठीक है, मैक्सिमम जो हाइट होता है उसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको नोट डाउन कर लेना है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है द स्टील वाइडली यूज्ड फॉर क्रैंक शाफ्ट। तो मोटर कार का जो क्रैंक शाफ्ट है उस क्रैंक शाफ्ट में कौन सा स्टील यूज होता है, उसका आंसर हो जाएगा क्रोम स्टील। तो मोटर कार क्रैंक शाफ्ट में जो स्टील हम यूज करते हैं उसका आंसर हो जाएगा क्रोम स्टील। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लग रहा है आपका, एक लाइक करके जरूर बताना, ठीक है। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है द बॉल बियरिंग आर जनरली मेड फ्रॉम। तो बॉल बियरिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं कौन सा मटेरियल से, उसका आंसर हो जाएगा मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील से मैन्युफैक्चरिंग होता है बॉल बियरिंग। ठीक है फ्रेंड्स। एंड देखिए इसका जो एक और क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ठीक है, वो पहले बाद में बताता हूँ। पहले आता है क्वेश्चन नंबर 18/18 स्टील कंटेंट्स। तो 18/18 स्टील कंटेंट्स, इसमें 18% प्रेजेंट रहता है क्रोमियम एंड 8% प्रेजेंट रहता है निकेल। ठीक है, तो 18/18 स्टील कंटेंट्स 18% क्रोमियम एंड 8% निकेल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 पर पूछा है द मेटेरियल सब्जेक्टेड फॉर बियरिंग सब्जेक्टेड टू लाइट लोड। ठीक है, तो मेटेरियल सुइटेबल फॉर बियरिंग सब्जेक्टेड टू लाइट लोड, यही क्वेश्चन आपको बताना था। उसका आंसर क्या जो हो जाएगा, लाइट लोड के लिए हम कौन सा बियरिंग जो यूज करते हैं उसमें मटेरियल कौन सा रहेगा, उसमें मटेरियल रहेगा फॉस्फोरस ब्रोंज। ठीक है, एंड हेवी ड्यूटी बियरिंग के लिए हमको जो मटेरियल अपनाना है वो है व्हाइट मेटल। ठीक है, तो हेवी ड्यूटी बियरिंग के लिए व्हाइट मेटल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में पूछा है द स्टील कॉन्टेनिंग 0.8% कार्बन। तो स्टील में अगर 0.8% कार्बन प्रेजेंट रहता है तो उसको हम बोलते हैं यूटेक्टाइड स्टील। 0.8 से अगर कार्बन परसेंटेज कम होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। ठीक है, हाइपोयूटेक्टाइड स्टील से 0.8 से कम कार्बन प्रेजेंट रहता है। एंड हाइपर यूटेक्टाइड इसमें हो जाएगा, ये तो हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, इसमें हो जाएगा 0.8 से ज़्यादा। ठीक है, तो हाइपर यूटेक्टाइड स्टील से 0.8 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट रहते हैं एंड हाइपोयूटेक्टाइड स्टील में 0.8 से कम कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूटेक्टाइड स्टील में कार्बन प्रेजेंट रहता है 0.8, अगर 0.8 से कम कार्बन प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपोयूटेक्टाइड, एंड 0.8 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है इन ऑर्डर टू रिमूव द इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड बाय हार्डनिंग द स्टील द प्रोसेस यूजुअली। तो देखिए हार्डनिंग करने का जो प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, हार्डनिंग करने के बाद मेटल को क्या करते हैं, क्विंचिंग करते हैं। ठीक है, तो क्विंचिंग करने के टाइम मटेरियल में जो प्रॉपर्टी आते हैं ब्रिटलनेस, तो उसी को रिमूव करने के लिए हम जो प्रोसेस को अपनाना है वो है टेम्परिंग। टेम्परिंग करने के टाइम ब्रिटलनेस रिमूव हो जाता है एंड मटेरियल फाइनली हार्ड हो जाता है। तो हार्डनेस करने के टाइम जो फॉलोड बाय ऑपरेशन है, जो उसके साथ जो दूसरा ऑपरेशन करना ही है वो है टेम्परिंग। ठीक है, तो हार्डनिंग करने के टाइम हमको टेम्परिंग करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, देखिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन, वर्क स्टडी। ठीक है, तो वर्क स्टडी जो है वो क्या है, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। तो वर्क स्टडी का जो फंक्शन है वो क्या है, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। एंड उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है द वर्क स्टडी इज डन बाय मीन्स ऑफ। तो वर्क स्टडी करने के टाइम जो टूल्स का हमका जरूरत पड़ेगा वो क्या है, वो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को हमका जरूरत पड़ेगा वर्क स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट टूल मानकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है द एवरेज टाइम रिकॉर्डेड वर्क स्टडी मैन फॉर ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव टाइम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसका हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव टाइम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है इन ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में जो टोटल कॉस्ट होते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट एक कॉस्ट है एंड वेरिएबल कॉस्ट दूसरा कॉस्ट है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट में जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट, उसका जो समेशन है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का समेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस इज। तो ब्रेक इवन जो एनालिसिस है ये एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपका अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना, एंड इसका पीडीएफ कॉपी आपको चाहिए है तो मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना एंड फ्रेंड्स के अंदर शेयर करते रहना। ठीक है, एंड वीडियो को अगर आपका अच्छा लगा है तो
ऐसे अपडेट वाला वीडियो आपको मिलना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका प्रिपरेशन जारी रखिए।